ULFA उल्फा, उल्फा का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इस पर जो है ना गृह मंत्रालय जो है अगले 5 वर्ष तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है ना। प्रतिबंध पहले से ही लगल था, बढ़ा दिया गया है, जो 25 नवंबर 2024 से लागू हो गया है। ये जो है एक समाज के लिए खराब संस्था था उल्फा, जो असम में कार्यरत था, तो इसको बैन कर दिया गया है, इसको याद रखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि सोलर मिशन प्रोबा 3, सोलर मिशन प्रोबा 3 का प्रक्षेपण किया गया है PSLV C-59 द्वारा, है ना। PSLV C-59 जो है भारत के अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसरो, इससे लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया गया है कब? तो 5 दिसंबर 2024 को, है ना। याद रखिएगा सोलर मिशन प्रोबा जो है ना ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है प्रोबा 3, है ना। और प्रोबा 3 सूर्य के कोरोना का अध्ययन करता है, सूर्य का जो बाहरी भाग जिसको होता है ना कोरोना, उसका अध्ययन करता है ये। और याद रखना है फिर ये कि प्रोबा 3 के 2 उपग्रह है, एक को बोलते हैं कोरोनाग्राफ और एक को बोलते हैं ऑकल्टर, ऑकल्टर। तो कोरोनाग्राफ और ऑकल्टर किसका उपग्रह है? प्रोबा 3 का। ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से बनते रहता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मिसाइल युद्धपोत INS तुशील भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS तुशील जो है ना वो रूस द्वारा बनाया गया है, रूस इसको बनाया है और भारत इसको खरीदा है ना। और तुशील का अर्थ होता है अभेद्य ढाल, मतलब इसको कोई भेद नहीं सकता है। तो याद रखेंगे INS तुशील जो है रूस द्वारा खरीदा गया है और ये मिसाइल युद्धपोत है। क्वेश्चन 4 में है कि स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र फर्स्ट, स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र प्रथम जो है इसको सेना में शामिल कर लिया गया है ना। और ये नागास्त्र प्रथम जो है ना याद रखेंगे बनाया है ये सोलर इंडस्ट्रीज बनाया है, ये नागपुर में पड़ता है, नागपुर के सोलर इंडस्ट्रीज बनाया है। और ऐसे 480 ड्रोन बनाया गया है जो सेना में शामिल कर दिया गया है। याद रखेंगे सवाल ऐसे भी बनता है कि नागास्त्र प्रथम क्या है ना। तो ऑप्शन दे देगा उसमें कि मिसाइल है, कि परमाणु बम है, कि ड्रोन है, कि फाइटर प्लेन है। तो इस तरह से ऑप्शन रहेगा, तो ध्यान रखेंगे ये ड्रोन है, नागास्त्र फर्स्ट ड्रोन है, जो बनाया है कौन? सोलर इंडस्ट्रीज बनाया है ये। और इसका नाम जो दिया है, इसका नाम दिया गया है लोइटरिंग म्यूनिशन, लोइटरिंग म्यूनिशन इसका नाम दिया गया है ना, नागास्त्र फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि तोप K9 वज्र टी, तोप जो है ना एक है तोप जिसका नाम है K9 वज्र टी, ये बनाने का ठेका ले लिया है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी। तो ध्यान रखेंगे K9 वज्र टी बनाएगा कौन? लार्सन एंड टूब्रो कंपनी बनाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि राता पानी वन्यजीव अभयारण्य, ये राता पानी वन्यजीव अभयारण्य जो है ना पूरे भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। याद रखेंगे राता पानी वन्यजीव अभयारण्य जो है ना MP का है, MP में है ये, है ना। और अगर पूछेगा स्पेशली MP का कितना है, तो MP का 8वां है ना। और पूरे भारत का 57वां, मतलब कि भारत में अब कुल मिला के टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 57 गो हो गया है, ठीक ना। और एक MP के ही अभी विधानसभा में जो है ना पारित हो चुका है, मतलब हो जाएगा तो फिर हो जाएगा पूरे देश में कई हो जाएगा 58 गो हो जाएगा, लेकिन अभी पारित नहीं हुआ है। तो आज रखेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पे है, ये भी टाइगर रिजर्व भी है MP में। तो दोनों याद रखना है, राता पानी भी और माधव राष्ट्रीय उद्यान भी। हालांकि राता पानी 57वां देश पे टाइगर रिजर्व है। और यही में एक पूछेगा 56वां, इसे जो पहले घोषित किया गया था टाइगर रिजर्व भी, ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये छत्तीसगढ़ का है ना। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है कहाँ किसका है? छत्तीसगढ़ का है, जो 56वां देश का टाइगर रिजर्व था। तो इस तरह से यहाँ पॉइंट नंबर 7 में है कि वन रिपोर्ट 2023, वन रिपोर्ट 2023 में दिया गया है। देखिए वन रिपोर्ट 2023 का है, लेकिन ये नहीं समझ लीजिएगा कि 23 का करंट अफेयर है, 24 में आया है ये वन रिपोर्ट, है ना। तो याद रखेंगे वन रिपोर्ट में से दिया गया है कि भारत में कुल कितना वन है ना। तो वन जो है भारत में रहेगा सिर्फ वन, तो है अभी मिला के कुल मिला के 21.76%,
21.76% जो है वन है। यही रहेगा वन एवं वन आवरण, वन एवं वन आवरण रहेगा तो पूरा मिला के हो जाएगा। देखिए इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 25.17%। तो वन एवं वन आवरण रहेगा तो 25.61%। सिर्फ वन रहेगा तो वन एवं वन आवरण है 25.61%। वन रहेगा तो 21.76%। और सिर्फ वन आवरण रहेगा तो 3.41% है ना। यही रहेगा कि पिछले वन रिपोर्ट की तुलना में इस वर्ष जो है कितना वन में वृद्धि हुआ है। तो वन में जो वृद्धि हुआ है ना वो हुआ है 15.6 वर्ग किलोमीटर, 15.6 वर्ग किलोमीटर वन के। यही रहेगा कि वृक्ष कितना क्षेत्रफल में है। तो वृक्ष जो है पूरे भारत में 1289 वर्ग किलोमीटर में वृक्ष है ना। यही बोलेगा कि वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि कितना हुआ है। तो 1445 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ, वर्ग किलोमीटर में ये दिया हुआ है वृद्धि हुआ है ना। तो कम से कम यहाँ से याद रखना है कि वन एवं वन आवरण कितना वृद्धि हुआ है तो 25.61%। और सिर्फ वन रहेगा तो 21.76%। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आगे आते हैं तो एक देखो लिखा हुआ है वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाधिक वृद्धि, है ना। तो वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि जो हुआ है वो हुआ है किस राज्य में, तो मिजोरम में, है ना। और यही रहेगा वन एवं वृक्षा आवरण, है ना। वन एवं वृक्षा आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुआ, तो हुआ छत्तीसगढ़ में। सिर्फ वन आवरण में रहेगा तो मिजोरम में। यही वन एवं वृक्षावरण आवरण में रहेगा तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। यही पूछेगा कि सर्वाधिक वन आवरण किस राज्य में है। यहाँ पे वृद्धि की बात नहीं किया गया, यहाँ पे बोला गया सर्वाधिक वन आवरण किस राज्य में है, तो बोलना है एमपी में है, एमपी में है ना। और दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक वन आवरण किस संघ शासित प्रदेश में है ना। तो ये हो जाएगा क्या, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक वन आवरण है। और यहाँ से सवाल और बनता है कि कच्छ वनस्पति जो है सबसे अधिक कहाँ है। तो कच्छ वनस्पति जो सबसे अधिक है वो है वेस्ट बंगाल में और दूसरे स्थान पर गुजरात में है ना। और इसका पूछेगा क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है कच्छ वनस्पति, तो 4992 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कच्छ वनस्पति, ठीक ना। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन बनेगा। 8 नंबर पॉइंट में है कि सीरिया में तख्ता पलट। अच्छा देखो सीरिया देश में जो है ना तख्ता पलट हो कर दिया गया है और वहाँ के राष्ट्रपति जो था बशर अल असद वो भाग के रूस में शरण ले लिया, मतलब रूस में चल गया है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुआ था ना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आ गई है शेख हसीना यहाँ पे भारत, उसी प्रकार से सीरिया के राष्ट्रपति वहाँ पे तख्ता पलट हो जाने के बाद आ गया है रूस में, बशर अल असद जो था, है ना। तो याद रखेंगे किस देश में सीरिया तख्ता पलट हुआ है, तो सीरिया में। और कौन किया है, तो वहाँ पे एक इस्लामी समूह है जिसका नाम है हयात तहरीर अल शाम। तो हयात तहरीर अल शाम जो है वहाँ पे किया है तख्ता पलट। और हयात तहरीर अल शाम के कमांडर है मोहम्मद अल जुलानी, है ना। तो यहाँ से याद रखेंगे। और फिर याद रखना है आपको कि सीरिया में जब तख्ता पलट हो गया है तो वहाँ पे अंतरिम सरकार बना लिया है वही संगठन के, उसका बन गया है राष्ट्रपति बन गया है मोहम्मद अल बशीर, है ना। तो सीरिया में फिलहाल में राष्ट्रपति पद कौन संभाल रहा है, मोहम्मद अल बशीर संभाल रहा है ना, जो अंतरिम सरकार बनाया है। अब देखेंगे बढ़िया क्वेश्चन है ना। आजकल आए हाल के दिनों में जो है ना बहुत सारे देशों में तख्ता पलट की घटना होता रहता है। पॉइंट नंबर 9 में है कि भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश वार्ता एवं रक्षा वार्ता हुआ। देखिए सवाल पूछता है कि भारत का किस देश के साथ जो है 2+2 वार्ता हुआ है। तो याद रखेंगे ये किसके साथ हुआ है, ब्रिटेन के साथ हुआ है अभी हाल ही में। और ये हुआ है नई दिल्ली में बैठक हुआ था, है ना। इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो है बैठक करते हैं दोनों देश के, उसको 2+2 रक्षा वार्ता बोलते हैं। पॉइंट नंबर 10 में है कि भूटान नरेश। अच्छा देखो भूटान के नरेश जो था ना वो भारत आया था, वही है कि भूटान का नरेश कौन था, तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, है ना। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है भूटान का नरेश था, नरेश है, था क्या है अभी भी, है ना। तो ये भारत आया है तो थोड़ा सा रखेंगे। अच्छा ये आया था ना, आया है ना, तो अभी फिर से एक दोबारा आया है ये, है ना। और जब दोबारा आया ना तो फिर गंगा जो महाकुंभ मेला लगा हुआ है ना उसमें जाकर नहाया भी था।
अच्छा, यहाँ तक याद देखिए, याद रखिएगा, भारत और भूटान जो है ना, इस दोनों के बीच एक परियोजना चल रहा है जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस परियोजना। तो माइंडफुलनेस परियोजना जो है किस देश के बीच है? भूटान की परियोजना है जिसमें भारत सहयोग करता है। और पॉइंट नंबर 11 में है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है ना, फिलहाल वर्तमान में है जो दिशा नायके है ना। श्रीलंका में भी उस आर्थिक मंदी के कारण जो है बहुत सारा हलचल हुआ था, राष्ट्रपति भाग गए थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के नया जो राष्ट्रपति है कौन है? दिशा नायके। और पॉइंट नंबर 12 में है कि भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 32वीं बैठक ये कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। आपको याद रखना है कैसे? इस तरह से रखिएगा, भारत चीन सीमा विवाद, सॉरी देखो ऐसे रखना है, भारत चीन सीमा मामला पर जो परामर्श एवं समन्वय का जो बैठक रहेगा ना, वो रहेगा दिल्ली में, है ना। भारत चीन सीमा के मामले में परामर्श एवं समन्वय का बैठक रहेगा, तो करिएगा दिल्ली में। और यही एक क्वेश्चन रहेगा और कि भारत चीन सीमा विवाद का बैठक कहाँ हुआ है? अगर भारत चीन सीमा विवाद रहेगा तो उसका बैठक हुआ है बीजिंग में, इसी साल, इसी वर्ष, है ना, दिसंबर में ही, है ना। लेकिन रहेगा भारत चीन परामर्श एवं समन्वय बैठक कहाँ हुआ है? तो रखिएगा दिल्ली। ऐसे भी हम लोग दिल्ली वाला जो है ना, समन्वय के लिए तैयार रहते हैं। बीजिंग क्या करता है? बात ही करता, विवाद करता है, तो विवाद वाला रहेगा तो बीजिंग में, और समन्वय एवं परामर्श रहेगा तो दिल्ली में। पॉइंट नंबर 13 में है फीफा विश्व कप 2030 ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को, 3 देश में होगा फीफा विश्व कप 2030 वाला, है ना। यहीं पे याद रखना है, फीफा विश्व कप 2030 जो है ना, फीफा का यह 100वां वर्ष है, शताब्दी वर्ष है ना। और याद रखिएगा, ये जो फीफा विश्व कप शुरू हुआ था ना, ये शुरू हुआ था 1930 ईस्वी को, और पहले बार जो गेम हुआ था वो हुआ था उरुग्वे में। तो जो पहला बार गेम हुआ था उरुग्वे में हुआ था ना, और 100वां वर्ष के उपलक्ष्य में इसी कारण से जो है ना, 2030 का पहला 3 मैच जो होगा ना, वो होगा उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना में खेला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 याद का रखना है आपको। 2030 का कहाँ होगा फीफा? तो पुर्तगाल, स्पेन, मोरक्को में होगा। यही 26 का कहाँ पे होगा? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा, है ना। और इसी जगह 34 का, है ना, तो ये होगा कहाँ पे? सऊदी अरब में। तो इस प्रकार से रखना है। वह रहेगा 26 का तो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में, 30 का रहेगा तो पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को में, और 34 का रहेगा तो सऊदी अरब में प्रस्तावित है ना। तो इस तरह से फीफा का 3 आयोजन को आपको याद रखना है ना। और हर एक 4 वर्ष पर होता है ये, तो याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 15 में है कि पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा, पीएम प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो उसको उनको जो है ना कुवैत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, और इस सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो यहाँ सवाल ऐसे भी बनता है कि द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये कुवैत का है। और किसको मिला है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। तो याद रखेंगे यहाँ से इस तरह से। पॉइंट नंबर 16 में है कि नेपाल के सेनाध्यक्ष जिसका नाम है अशोक राज सिडगेल, है ना। नेपाल के सेनाध्यक्ष हैं अशोक राज सिडगेल। इनको जो है ना भारतीय सेना के मानद रैंक के उपाधि दिया गया है, मतलब मानद रैंक दिया गया है। और ये कौन सा रैंक दिया गया है? तो ये दिया गया है जनरल का रैंक, जनरल का रैंक दिया, याद रखेंगे, है ना। किस देश के सेनापति को दिया गया है रैंक पूछ सकता है, किसको दिया गया है, तो याद रखेंगे नेपाल के सेनाध्यक्ष था अशोक राज सिडगेल। जनरल का रैंक दिया, जनरल के। पॉइंट नंबर 17 में है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल, यून सुक येओल जो है दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति, इसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है ना। याद रखेंगे। और क्यों किया गया था? तो इसलिए ना कि अपने देश में जो है ना मार्शल लॉ लगाने की घोषणा कर दिया था ये, है ना, यून सुक येओल। तो याद रखेंगे इसी कारण से जो है ना, अब सब सांसद जितने भी सांसद है, जितने भी विधायक, सबको तो पसंद नहीं आता है ना, लेकिन लगा दिया था मार्शल लॉ, और इसी कारण जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया, है ना, यून सुक येओल के खिलाफ, जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति रहे हैं। पॉइंट नंबर 18 में है कि भारत चीन सीमा विवाद, देखो अभी बोल रहे थे, है ना, भारत चीन सीमा विवाद जो है ये कहाँ पे हुआ है वार्ता? ये हुआ है बीजिंग में। और इस तरह का वार्ता जो है 2005 से शुरू किया गया था, और 2024 में जो हुआ है 23वां वार्ता है। तो ध्यान रखेंगे, भारत चीन सीमा विवाद वार्ता जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? बीजिंग में हुआ है। वही क्वेश्चन नंबर पिछले था कि भारत चीन
समन्वय एवं नियंत्रण वार्ता, समन्वय एवं नियंत्रण वार्ता जो है ना, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये था नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, समन्वय नियंत्रण रहेगा तो रहेगा दिल्ली में, और विवाद रहेगा तो रहेगा बीजिंग में, याद रखेंगे। और पॉइंट नंबर 19 में है कि जीडीपी एवं राष्ट्रीय आय संबंधी गणनाओं के लिए आधार वर्ष क्या तय किया गया है? तो ये देखो, अभी 2024 में जो है ना जीडीपी की गणना करते हैं या राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो उस सब के लिए जो आधार वर्ष है ना वह 2022-23 किया जाएगा, है ना। और ये लागू होगा 2026 से, अभी लागू नहीं हुआ है। अभी वर्तमान में जो आधार वर्ष है ना वो है 2011-12, मतलब कि ये कि 2011-12 के आधार पर ही, है ना, हमारे देश में जीडीपी हो गया, राष्ट्रीय आय सब की गणना किया जाता है। तो याद रखेंगे, फिलहाल में अभी जो हो रहा है कितना पर 2011-12 के, 2026 से जो लागू होगा उसमें आधार वर्ष जो होगा 2022-23 किया जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन ही, बढ़िया याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 20 में कि कृषि कार्य के लिए बिना जमानत आरबीआई, अब अच्छा देखो, कृषि कार्य कोई किसान अगर करना चाहता है ना तो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब बिना कोई जमानत के 2 लाख तक ऋण देगा, 2 लाख तक ऋण जो है देगा। तो ये याद रखेंगे, 2 लाख तक ऋण देगा। पहले कितना था? पहले था मात्र 1.6 लाख, मतलब कि 1,60,000 के आसपास देगा, ऋण देगा, है ना। तो पहले इतना था लेकिन अब कर दिया गया 2 लाख। यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। पॉइंट नंबर 21 में है कि बैंकिंग कानून विधेयक 2024, देखो बैंकिंग कानून विधेयक पारित किया गया 2024 में, जिसके तहत जो है ना अब जो है ना बैंक में अगर कोई खाता खुलवाता है तो उसमें 4 लोगों को नॉमिनी के नाम दे सकते हैं, 4 लोग का नाम। पहले क्या था व्यवस्था? पहले था कि कोई एक आदमी का नाम देता था नॉमिनी में, लेकिन नॉमिनी में अब 4 लोग का नाम दे सकते हैं, है ना, बैंकिंग कानून विधेयक 24 के तहत। तो याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 22 में है कि 2023-24 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या कितना है ना। आयकर रिटर्न जो भरने वालों की संख्या अब हो गया है कितना? 8.09 करोड़, 8.09 करोड़ आदमी जो है ना आयकर रिटर्न भरने लगा है अब, है ना। और 23 नंबर क्वेश्चन में है कि कोपरा, जिसको नारियल कहते हैं, नारियल को कोपरा कहते हैं, तो कोपरा के जो है ना पहली बार एमएसपी तय किया गया है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया है। याद रखेंगे, कोपरा के, कोपरा किसको बोलते हैं? नारियल को। तो 2 प्रकार के नारियल का तय किया गया है, एक होता है मिलिंग कोपरा और एक होता है बॉल कोपरा। तो जो मिलिंग कोपरा है उसका एमएसपी है 11,582 रुपया। मिलिंग कोपरा का प्राइस कितना? 11,582 रुपया प्रति टन में मापा जाता है। और जो बॉल कोपरा है उसका कीमत तय किया गया है 12,100 रुपया। तो याद रखेंगे ये। 24 नंबर पॉइंट में है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार, अच्छा याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार की खोज किया गया है अभी हाल ही में, जो चीन में है, चीन के पिंग जियांग काउंटी प्रांत में है। याद रखेंगे, हुनान कहते हैं इसको, हुनान क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो तीनों याद रखना है, चीन में मिला है या पिंग जियांग के काउंटी हुनान में मिला है ये, है ना। जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, अभी तक जो दुनिया का सबसे बड़ा भंडार था वो कहाँ पे था? साउथ अफ्रीका में था, लेकिन उससे भी बड़ा मिला है ये, है ना। लगभग बोलता है 100,000 टन के आसपास सोना वहाँ पे होगा, है ना। तो ये, और पॉइंट 25 में है कि जल वाहक योजना के तहत कार्गो परिवहन शुरू किया गया है। याद रखेंगे, जल वाहक योजना के तहत जो है ना कार्गो परिवहन शुरू किया गया है। और ये कहाँ कहाँ पर शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग, जिसको NW बोलते हैं, मतलब कि NW1 में शुरू किया गया है जो गंगा में कार्यरत है। NW2 जो है ना ब्रह्मपुत्रा में कार्यरत है। और NW16 जो बराक नदी पर है वहाँ पे ये शुरू किया गया है। मतलब 3 गो राष्ट्रीय जलमार्ग पर शुरू किया गया है, NW1, NW2 और NW16, मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी पर। और एक क्वेश्चन और है 26 नंबर में कि केन बेतवा लिंक परियोजना दो, अच्छा ये बहुत पहले से चलता रहा है क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक वाला। केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया गया है मोदी जी के द्वारा, है ना। ये मध्य प्रदेश का अथी है, परियोजना है। तो आप देखेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू किया गया है, कौन? नरेंद्र मोदी शुरू किए गए हैं। और ये कब शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है अटल जी के 100वीं जयंती पर। और ये
25 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया। 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो याद रखेंगे, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। पॉइंट नंबर 25 में है, हाँ 25 तो हो गया, 26 हो गया, 27। पॉइंट नंबर 27 में है कि सागर, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, है ना। याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। सागर का फुल फॉर्म अगर पूछ सकता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, है ना। ये जो है ना, सागर जो है ना, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के भारत की एगो नीति है, जिसका नाम दिया गया है सागर। तो याद रखेंगे, है ना। ऐसे भी पूछ सकता है कि सागर जो है किस महासागर से संबंधित है, तो ये हिंद महासागर से संबंधित है, भारत की योजना है ना, समुद्री सहयोग के चलते। तो ये सब याद रखेंगे, है ना। और देखिए पॉइंट नंबर 28 जो है ना, उसमें जो है ना हमारे पूरे 5 गो राज्य में, 5 गो स्टेट में जो है ना राज्यपाल चेंज हो गया, बदल गया है ना। तो याद रखेंगे, है ना। बोले तो जल्दी जल्दी। ओडिशा का हो गया है अब हरिबाबू कंभमपति, है ना। तो उड़ीसा का राज्यपाल कौन हो जाएगा, हरिबाबू कंभमपति, उड़ीसा को हो जाएगा। उसी प्रकार से बिहार का हो जाएगा मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान कहाँ के, बिहार के, है ना। और केरल के हो जाएगा विश्वनाथ आर्लेकर। विश्वनाथ आर्लेकर पहले था बिहार के, और मोहम्मद आरिफ पहले था केरल के, लेकिन दोनों को एक्सचेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। याद रखेंगे, बिहार के हो गया अब कौन, मोहम्मद आरिफ खान, और केरल के हो गया विश्वनाथ आर्लेकर। वही दो गो नया नियुक्ति हुआ है। मिजोरम के हो गया है बीके सिंह। बीके सिंह जो है मिजोरम के राज्यपाल हो गए हैं। और मणिपुर, जहाँ बहुत चर्चा में रहा है, अजय कुमार भल्ला हो गया। हालांकि अब तो मिजोरम में जो है ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है ना। तो याद रखेंगे वहाँ का राज्यपाल कौन है, यही अजय कुमार भल्ला है ना। और एक 29 नंबर पॉइंट में है कि दिल्ली कोर्ट के जज, अच्छा दिल्ली कोर्ट के जज था मनमोहन, है ना। तो इसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है, मतलब प्रमोशन कर दिया गया। याद रखेंगे, दिल्ली कोर्ट में थे और बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का जज, है ना, मनमोहन को। और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 30 नंबर में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष फिलहाल कौन है। तो हो जाएगा कौन, वी रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाए, वी रामा सुब्रमण्यम। तो इस तरह से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और ये सब का सब